नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। आज सुबह का यह वीडियो उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की उन सभी महिलाओं के लिए जरूरी है जो आंगनबाड़ी की नौकरी करना चाहती हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी के पदों पर भर्तियों को लेकर के चयन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। हमारे पास पूरा आदेश आ गया, इसमें आपको हम समझाएंगे शैक्षिक योग्यता कितनी लगेगी, मतलब आप कितना पास हैं तो किस नौकरी के लिए अप्लाई करें तो आपका ठीक रहेगा। इसके अलावा सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हम यह बता दें कि जो नौकरी कर रही हैं सहायिका बहनें, तो सहायिका बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर बहुत ही आसानी से आरक्षण पाकर के तैनाती पा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप सब इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करना। तो हम आपको बताना चाहेंगे आयु सीमा क्या रखी गई है, उसमें भी आपको छूट है। चयन के लिए पात्रता में अर्हता क्या आपको मिलेगी, उसमें छूट क्या मिलेगी, वो सब आपको बताएंगे। आवेदन पत्रों की प्राप्ति कैसे होगी, चयन के लिए समिति जो गठन होगी उसमें कौन कौन से अधिकारी होंगे, इसके अलावा कोरम इसका क्या रखा गया है, मेरिट सूची इसकी कैसे तैयार की जाएगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, इसके अलावा आरक्षण इसमें कैसे मिलेगा और किस किस को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं नियुक्ति के बारे में, समायोजन के बारे में भी बात करते हैं। अगर आंगनबाड़ी बहनों, सहायिका बहनों, मिनी बहनों भविष्य में अगर आप समायोजन करवाएंगी इधर से उधर तो आपका उसमें भी आज ही आपको बता देंगे कैसे और किस आधार पर होगा, सेवा समाप्ति भी कैसे होगी, मानदेय कितना क्या मिलेगा, ये सब। और इसके अलावा ये रहा आवेदन का पूरा प्रारूप जो भरना है और इन चीजों को लेकर के सॉफ्टवेयर भी विकसित करने का आदेश दे दिया गया है। तो हमारे पास संपूर्ण जानकारी, पूरा सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश भर्ती का आ चुका है। ये अभी अभी आपको बता दें जारी हुआ है कल आपका 29 जनवरी था और कल ही 29 जनवरी को जो है लखनऊ से यह लेटर मेरे पास पहुंचा है। प्रेषक हैं एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव हैं एस राधा चौहान। तो उन्होंने यह लेटर जारी किया है समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश के सभी जो जिलाधिकारियों को और आपके बाल विकास में जो है पुष्टाहार विभाग निदेशक को भी लेटर भेज दिया गया है। तो हम आपको बता दें भर्ती का यह पूरा मामला, इसमें हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो डिटेल से यानी विस्तार से ही बताते हैं। जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो चुपचाप अपना घर में बैठे। हमें ये नहीं कहना है कि आप जो है यहां पर देख के जाओ या ना देखो, जिसको जरूरत है वो देखे। भैया यहां पर बता दें समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता बहनें हैं, मिनी आंगनबाड़ी बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, इनकी मानदेय पर नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया, पुनर्निर्धारण वगैरह उसका शुरू कर दिया गया है। तो अभी जो भर्ती आ रही है मानदेय आधारित ही रहेंगी और जितना मौजूदा समय में मानदेय मिल रहा है उतना ही मानदेय आप लोगों को देय होगा जो नई भर्ती में आएंगे। और भविष्य में अगर बढ़ेगा तो सबका एक साथ बढ़ेगा। इन चीजों को मैं सबसे पहले क्लियर कर दे रहा हूं। इसके अलावा बात करते हैं आगे आदेश में क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको बता दें शैक्षणिक योग्यता के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यह जरूरी है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इन पदों पर यदि आपको नौकरी चाहिए तो आप लोगों को जो न्यूनतम यानी कम से कम कितना पढ़ी होनी चाहिए, तो हाई स्कूल पढ़ी होनी चाहिए। तो आंगनबाड़ी पद पर और मिनी आंगनबाड़ी पद पर अगर आप अप्लाई करेंगी, आवेदन करेंगी तो आपको हाई स्कूल पढ़ा होना जरूरी है। सहायिकाओं के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता जो न्यूनतम वाली है वो कक्षा 5 रखी गई है। और अगर आप सहायिका बनना चाहती हैं, अगर आप 5वीं पढ़ी हैं कोई भी महिला, तो आप जो है सहायिका पद के लिए आवेदन कर सकती हो, ये आप कर पाओगी। इनके अलावा बात करते आगे आयु सीमा में छूट क्या मिलेगी सहायिका बहनों को, और सहायिका बहनों को जो है कार्यकर्ती के पद पर चयन भी आसानी से हो जाएगा, उनको वरीयता भी दी जाएगी। तो अभी आपको हम सब डिटेल से समझाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के पदों के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष रखी गई है और जो अधिकतम आयु सीमा है वो 45 वर्ष रखी गई है। यानी कहने का मतलब अगर कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है, जो सहायिका भी नहीं है, मिनी भी नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं, सिंपल महिला अगर कोई भी आवेदन करना चाहती है नौकरी के लिए, तो आप सबको बता दें आपके लिए 21 साल न्यूनतम है और 45 साल अधिकतम है। तो 21 से 45 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप 45 साल से ऊपर कोई महिला है और वो सोच रही है कि हम आंगनबाड़ी में फॉर्म भर देंगे और हमारा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी 45 साल से उम्र ज्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगी। और अगर आपकी उम्र मान लीजिए 21 साल से
किसी की कम है तो ऐसी स्थिति में वो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन उन्हीं का होगा जो 21 से लेकर के 45 के बीच में है, नए वाले। अब इनके अलावा बात करते हैं आंगनबाड़ी जो सहायिका बहनें हैं, कौन, जो आंगनबाड़ी सहायिका जो मौजूदा समय में है आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। तो यदि कोई सहायिका बहन अप्लाई करती हैं और वो आंगनबाड़ी पद के लिए करती हैं तो आपको आंगनबाड़ी पद के लिए ही करना है। अगर आप सहायिका है, अगर सहायिका है तो सहायिका के पद के लिए थोड़ी करेंगी, तो आंगनबाड़ी के लिए ही पद पर करेंगी। तो ऐसे में आपका जो आयु सीमा है उसमें थोड़ा छूट मिलेगा 5 साल का। अगर आप 45 से ऊपर भी हैं, मान लीजिए 50 के बीच में 45 से ऊपर भी हैं, 50 से मतलब कम अगर आपकी उम्र है, मान लीजिए 45 से भी कम है तो और अच्छी बात है। तो मतलब कहने का यह हुआ कि 50 साल से अगर आप ऊपर है तो फिर आपका नहीं होगा। अगर 50 तक है सहायिका बहन तो आपका कार्यकर्ती के पद पर जो है आवेदन हो जाएगा। इनके अलावा बात करते हैं आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिका के लिए कक्षा 5 जैसी भी जो स्थिति हो उसका स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आयु में जो आपको 5 साल की छूट दी जा रही है सहायिका बहनों, तो वो आपको किस आधार पर होगी? आपका जो हाई स्कूल का कोई प्रमाण पत्र है जब आप वो लगाएंगी उसमें खुद ही डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी और पता चल जाएगा, तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी। और जो सहायिका बहनें हैं उनको कक्षा 5 वाला जो अपना लगाएंगी तो वो मिल जाएगा, क्योंकि सहायिका के पद के लिए कक्षा 5 पढ़ा होना जरूरी है। और अगर कोई सहायिका बहन वगैरह लगाएंगी तो उनको देखो हाई स्कूल का लगाना पड़ेगा, ये चीजें हैं। लेकिन अगर वो मान लीजिए 5वीं पढ़ी है तो उनका ये हो जाएगा, लेकिन वरीयता मिलेगी तो आप भर जरूर देना। इसमें लिखा है सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थिति हो उसका स्कूल से जारी प्रमाण पत्र। 10वीं पढ़ी है तो और अच्छी बात, टेंशन की बात ही नहीं है। 5वीं भी पढ़ी है तब भी आप जो है आवेदन करना जरूर। इसके अलावा बात करते हैं 62 वर्ष की आयु के उपरांत उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो एक बात का ध्यान और देना है, विभाग ने इस नई भर्ती में साफ साफ जिक्र कर दिया है कि 62 साल में रिटायर भी आप हो जाओगी, आपकी मानदेय सेवाएं निदेशालय से रोक दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने इस लेटर में साफ कर दिया है। पिछली बार जब भर्तियां हुई थी 2012-13 वाले एक लेटर में जिक्र नहीं था, या 7 में जब भर्तियां हुई थी उसमें लेटर में जिक्र नहीं था, जिसके आधार पर जो है काफी दिक्कतें आई थी। शायद 7 का ही लेटर था। इसके अलावा बात करते हैं एक यहां पर अगले पॉइंट पर, चयन हेतु जो पात्रता है, अहर्ता यानी छूट वगैरह वो देख लीजिएगा। का के फर्स्ट में पढ़ा है कि सर्वप्रथम अपेक्षित अहर्ता रखने वाली आंगनबाड़ी क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की जो सहायिका है जिसकी न्यूनतम अहर्कारी सेवा 5 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो। तो अगर कोई हमारी वहां की बहनें हो, सहायिका बहन हो, और अगर आपने जो है 5 साल नौकरी किया है, 50 वर्ष से आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 50 साल से कम है, तो आप जो है आंगनबाड़ी पद के लिए दावेदारी अपना करना और आपको अहर्ता मिलेगी, तब आपको अहर्ता मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर चयन से यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित ना हो, ये चीजें भी बताई गई। और कोई सहायिका बहन मान लीजिए 5 साल से ज्यादा भी नौकरी कर रही है तब भी आपके लिए तो और अच्छा है, बोनस भी साथ मिल जाए। अभी हम आपको बताएंगे मेरिट कैसे बनेगी, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, पूरा विस्तार से बताएंगे। जिसको जानकारी चाहिए, नई भर्ती का ये विज्ञापन जारी है, इसी आधार पर भर्तियां होने वाली हैं। 53,000 आने वाली है उत्तर प्रदेश में, सबको पहले से ही हम बता चुके थे चैनल पर। अब आगे चलते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। तो साफ शब्दों में आपको बता दें, सहायिका बहनों के बाद में अगर किसी का नंबर लगता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे वाली जो बहनें होंगी उनका जो है यहां पर, उनको जो है यहां पर बोनस मिलेगा, यानी उनका प्रथम वरीयता के आधार पर चयन होगा। किसका होगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका की नियुक्ति के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो भी परिवार के सदस्य होंगे उनको फिर जो है नौकरी में वरीयता दी जाएगी। और इसका पता कैसे चलेगा कि कौन जो है यहां पर गरीबी रेखा से नीचे है? तो आपको बता दें, इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। तहसील से बनता है एक आय प्रमाण पत्र, शायद सबको याद होगा, आय, जात, निवास, ये तीनों प्रमाण पत्र आपके तहसील से बनते हैं। आपके नजदीकी जनसेवा केंद्र से आपको ये कॉलम जो है फॉर्म ऑनलाइन करवाने पड़ते हैं। पूर्व में भी मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है। और आज ही अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आय प्रमाण पत्र तुरंत आप बनवा लीजिए, क्योंकि भर्ती बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए भी आ जाएगा। सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है निदेशालय से, इसका भी प्रारूप निकल गया, अभी विस्तार से आपको हम बता ही रहे हैं, बस देखते रहिए धीरे धीरे करके संपूर्ण जानकारी। गरीबी रेखा हेतु जो है आय का जो निर्धारण है वो समाज कल्याण विभाग के शासनादेश 2015 वाले के अनुसार किया जाएगा। इसमें हम आपको बता दें
14 जो है 9/2015 में आय सीमा हेतु एक कट ऑफ निर्धारित की गई थी, उसी के आधार पर होगा, जिसमें जो है ग्रामीण लेवल पर जो है 46,000 जो है यहां पर रखी गई थी परिवार की आय, वार्षिक आय। और जो आपके शहरी क्षेत्र है उनमें 56,460, ग्रामीण में था 46,080 रुपया और शहरी में था कितना 56,460 रुपया। यह परिवार की वार्षिक आय है। इससे ज्यादा अगर होगा तो आप गरीबी रेखा में नहीं माने जाओगे, अगर इससे कम है तो गरीबी रेखा में आप माने जाओगे। गांव में 46,080 रुपया और शहरों में 56,460 रुपया। यह भी आप लोगों ने जाना 2015 के आदेश के मुताबिक ये चीजें हैं। और यह आपका आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। 46,000 से कम आपकी गांव में जो है परिवार की आय होनी चाहिए, तो आप लोगों को जो है यहां पर वरीयता मिलेगी, गरीबी रेखा में आप काउंट किए जाओगे। इनके अलावा बात करते हैं सहायता के उपलब्ध ना होने की दशा में। किस स्थिति में? सहायता के उपलब्ध ना होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्रों में किसी निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला, उनको जो है मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपने जाना किसको मौका मिलेगा? सहायिका बहनों को मौका मिलेगा। आंगनबाड़ी पदों पर जो भर्तियों को में जो है उनको वरीयता मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। दूसरे स्टेप पर कौन होगा? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लोगों को मिलेगा, और उसमें भी आप लोगों ने देखा 46,000 से कम उनके परिवार की आय होनी चाहिए। उसके बाद कौन है? अगर वहां पर मान लीजिए किसी वार्ड या ग्राम में जहां पर भी भर्तियां निकलेंगी, पदों का विवरण अभी हाल में आने वाला है, तो उसी ग्राम वार्ड में जो है पद जो खाली होगा वहां पर अगर कोई सहायिका उपलब्ध नहीं है उस स्थिति में, यानी उन्होंने मान लीजिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया या उन्होंने छोड़ दिया, या फिर जो है किसी अन्य तरह से जो वहां पर सहायिका ही नहीं है, या अन्य तरह से मान लीजिए उनकी अर्हताएं पूरी नहीं होती हैं, 5 साल सेवा नहीं हुआ, या सेवा तो सबका हो गया क्योंकि भर्तियां बहुत पहले निकली थी तब से आई नहीं है, तो 5 साल वाला मैटर तो छोड़ ही दीजिएगा। हर किसी की उम्र सहायिका बहनों की 5 साल से ऊपर है सेवा करते हुए। तो आपको बता दें, तो गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाली जो विधवा महिलाएं हैं, फिर विधवा महिलाओं को वरीयता मिलेगी। इनके बाद अगर कोई विधवा होंगी तो उनको मिलेगा। फिर है विधवा महिला उपलब्ध ना होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्र की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को जो है मौका मिलेगा। फिर उसके बाद नंबर आता है चौथा तलाकशुदा बहनों का, फिर उनको वरीयता मिलेगी। ये लाइन से मैं बता रहा हूं, लाइन से ही वरीयता मिलेगी। जो जो होते चले आ रहे हैं उन वैसे वैसे होगा। अगर आपके वहां मान लीजिएगा सब ऐसे ही लोग ज्यादा लोग भर गए तो वरीयता वालों को मौका मिलेगा। नंबर आप चाहे जितने लेकर के बैठे हो, आप ग्रेजुएशन किए हो चाहे फिर आप चाहे बड़ी से बड़ी मास्टर डिग्री लेकर के बैठे हो। आगे बता दें, एक और मैसेज है खा वाले में फर्स्ट में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका व मिनी कार्यकर्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में व उसी ग्राम सभा व शहरी क्षेत्र की उसी वार्ड की निवासी हो। तो पहली बात तो ये, आपके अगर ग्राम वार्ड में जगह निकलती हैं तो आपको मौका मिलेगा, चाहे आंगनबाड़ी बहन आप हो, चाहे वहां के आंगनबाड़ी बहनें सहायिका बहनों आप हो, या फिर ऐसे ही कोई सिंपल महिला हो, तलाकशुदा विधवा या अन्य तरह की जो भी लोग फॉर्म डालना चाहे, तो वो तब होगा जब आपके ही वार्ड में वैकेंसी होंगी, यानी पद खाली होगा तब। अगर पद नहीं आपके ग्राम वार्ड में तो फिर आपका नहीं होगा। और अगर मान लीजिए तो दूसरे वहां मौका मिल सकते हैं अगर वहां पर कोई आवेदन नहीं होते हैं। आगे लिखा है, निवास एवं आय के संबंध में उपजिलाधिकारी तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो अपना तहसील से आय, जात, निवास ये तीनों फॉर्म बनवा लीजिएगा, सहायिका बहनों, मिनी बहनों। और क्योंकि आप लोगों को आंगनबाड़ी के मेन पद पर जो है यहां पर एक तरह मान लीजिएगा प्रमोशन टाइप का ही समझ लीजिए, मौका मिल रहा है, सुनहरा भर्ती आई है, फार्म डालोगे, वरीयता मिलेगी और चयन हो जाएगा। सबसे पहले आपका ही होगा, सहायिका बहनों और मिनी बहनों, उसके बाद जो गरीबी रेखा वाली बहनें वो, उसके बाद जो हमारी यहां पर विधवा बहनें हैं वो, उनके बाद जो तलाकशुदा बहनें आएंगी वो। और अगर कोई आंगनबाड़ी बहन ही जो है यहां पर सहायिका बहन या मिनी बहन ही तलाकशुदा या विधवा है तो फिर उनको तो आंगनबाड़ी के पद पर सबसे पहले ही मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो तीनों कैटेगरी में आ जाएंगी। इसके अलावा बात करते हैं विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के संबंध में नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और जो भी विधवा या तलाकशुदा बहनें हैं आपको उसके लिए प्रमाण पत्र भी अपना देना होगा, अगर आप है तो प्रमाण पत्र भी लाना होगा। इनके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध ना होने की दशा में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन के किए जाने का विचार किया जाएगा। अगर कोई विधवा तलाकशुदा वाली महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो हम आपको एक बात बता दें, आप सब अगर आपके पास कोई जो है प्रमाण पत्र नहीं है आपका विधवा होने का, तलाकशुदा होने का, तो आप अभी से बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवाया है। अगर आप हैं तभी तो बनवाएंगी, तो ऐसे थोड़ी ना कोई जो अपने इंसान को मार देगा और उसको विधवा का तलाक नौकरी पाने के लिए बनवा लेगा। फिलहाल है, बहुत से कलंक है समाज में ऐसे भी, लेकिन हम समझते हैं यहां पर तो नहीं है। फिलहाल के लिए अपना बनवा लेना हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो बहनें हैं और इनके पास बनवाया नहीं अभी तक और है वो वाकई में तलाकशुदा विधवा, तो आप बनवाइए, आपको जो इसमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि ग्राम सभा में
उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होता है तो संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार उनका चयन किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आवेदन पत्रों की प्राप्ति कैसे होगी, तो इसमें है आवेदन पत्रों की प्राप्ति चयन की जो प्रक्रिया है संबंधित जनपद के यानी आपके जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा पूर्ण वगैरह संपादित कराई जाएगी। पहले क्या होता था, आपके जो है ब्लॉकों से हो जाती थी, जो आपके वहां मान लीजिए सुपरवाइजर आए या सीडीपीओ डीपीओ आए आपके वहां से, इन लोगों के जरिए करवा दिया जाता था आम सभा बुला करके। लेकिन अब जिलाधिकारी की पूरी देखरेख में जो ये भर्तियां निकाली जा रही हैं, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा एनआईसी से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर जनपद की एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थी को आवेदन भरने में सुगमता हो। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत चयन प्रक्रिया 45 दिन में जो है पूर्ण कर ली जाएगी। एक बात और बता दें, आपको लूटने के लिए भर्तियां निकलती हैं तो तमाम अधिकारी लूटने के लिए आ जाते, कहेंगे हम आपका करवा देंगे, पैसा दे दीजिएगा। पैसा बिल्कुल मत देना, हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं पूरी जानकारी विस्तार से ताकि जिसका जो हक है वो वही पाए। आंगनबाड़ी सहायिका बहनों का अगर हक है, मिनी बहनों का है कि उनका पहले चयन हो तो वो अपना हक पाए। अगर आपका हक छीन करके कोई अन्य को चुपके से हो जाता तो आप उसके खिलाफ लड़ सकती हो कि हमारा होना चाहिए था, वरीयता हमको मिलनी चाहिए थी और हमको ना देकर के उनको दे दी गई है, ये चीजें हैं, तो आपका खुलासा भी हो जाएगा। इसीलिए जरूरी होता है कि जानकारी अधूरी मत देखो, पूरा ज्ञान आप लोगों के पास होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया कैसे हो रही है और किसको छूट मिल रही है, किसका जो है यहां पर प्रथम यहां पर जो है दायित्व है कि इन चीजों को लेकर के आगे बढ़े। आगे चयन समिति का जो गठन है वो देख लीजिएगा कि जो आपका चयन करेगी समिति उसमें कौन कौन से लोग होंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की भर्ती के लिए चयन के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के हेतु जो है चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा जो आप लोगों का शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी समिति बनेगी। जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर की वरिष्ठ प्रशासनिक एक अधिकारी इसकी अध्यक्ष बनाई गई है और जनपद का जिला कार्यक्रम जो अधिकारी यानी आपके डीपीओ महोदय उनको सदस्य सचिव बनाया गया है भर्ती में। इनके अलावा जनपद स्तरीय जो अनुसूचित जाति और जनजाति का अच्छी जो है ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय जो अधिकारी कोई होगा उनको भी इसमें एक सदस्य बनाया जाएगा। जनपद स्तरीय अन्य पिछड़ा जाति का अच्छी ख्याति का कोई अगर जिला स्तरीय कोई अधिकारी है उनको भी सदस्य बनाया जाएगा और जनपद में तैनात समूह का अथवा खा की महिला कोई अधिकारी अगर होंगी उनको भी इस भर्ती में सदस्य बनाया जाएगा ताकि भर्ती प्रक्रिया जो है साफ सुथरी चले। इसीलिए हर जो है जातिवार लोगों को भी इसमें भरा जाता, किसी जाति के साथ कोई भेदभाव ना हो। इनके अलावा बात करते हैं एक और इसमें है छठा वाला जो है पॉइंट, इसमें है संबंधित परियोजना बाल विकास जो अधिकारी होंगे वो सदस्य जो है प्रस्तुत करता रहेंगे। तो आपके वहां के जो सीडीपीओ होंगे वहीं के जनपदों के तो वो इसमें प्रस्तुत करता भी रखे गए सदस्य के रूप में। कोरम क्या रहेगा, कोरम देख लीजिएगा। चयन समिति की जो बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य की जा रही है जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। कौन? डीपीओ महोदय। किंतु उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जो सदस्य अनुपस्थित होगा उसका विवरण अंकित किया जाएगा। तो ये भी चीजें बता दी गई हैं। इनके अलावा मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया क्या है, तो अब आप देखिए आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी भर्ती में, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। क्या कहा गया कि एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र लाभार्थी के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब मान लीजिएगा कहीं पर मेरिट बन रही है और आपके वहां काफी लोग आ गए, उसी सिचुएशन में सबको वरीयता मिलने वाली है, एक ही जैसे हैं सब लोग, तो ऐसे में उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक इनके अंकों पर विचार किया जाएगा। किस पर? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक। जो जितना ज्यादा पढ़ा होगा जाहिर सी बात है उसको लाभ मिलेगा। अगर आप 5वीं पास है तो सहायिका पद के लिए अप्लाई कर रही है, अगर आप 10वीं पास है तो आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी के पदों पर आप ऑनलाइन तो फॉर्म कर दोगी, लेकिन अगर और भी लोग होंगे वो मान लीजिए ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, उनका 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का सब कागज लगा होगा, तो ऐसे में उनको वरीयता भी मिलेगी। इसमें देखिए जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त जो अंक है प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। तो अंक कैसे बनेगा? जो आपके टोटल जो है यहां पर लिखा गया कि अंक है उनका 10% जो है वहां पर जोड़ा जाएगा। 10 से आप विभाजित कर दोगे तो जो आएगा वो आपके अंक हो जाएंगे। अर्थात किसी अभ्यर्थी को मान लीजिए हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कितने परसेंट? 45%। तो जो है 45 का जो है यहां पर आप कितना निकालेंगे? 45
45 और को 10 से भाग देंगे तो 4.5 अंक प्राप्त होंगे। तो ये बोला गया कितना, मान लीजिए आपने 70% अंक जो है प्राप्त किए किसी बहन ने हाई स्कूल में, तो 70% को जब आप जो है यहां पर 70 लिखा आपने, उसके बाद 10 से जब भाग आप दे दोगी तो आपके 7 अंक बन जाएंगे। अब यहां पर इनके 45 देखो किसी ने परसेंट प्राप्त किए, तो 45 को 10 से जब आप इन्होंने भाग दिया तो 4.5 अंक इनको प्राप्त हुए। इसी प्रकार होगा। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुआ तो 59 बटे जो है 10 से भाग दोगी तो 5.9 अंक इसके बन जाएंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं जो है सीजीपीए पद्धति से प्राप्त अंक भी जो है यहां पर आगणित वगैरह किए जाएंगे। इंटरमीडिएट एवं स्नातक के जो प्राप्त अंक हैं प्रतिशत के आधार पर भी इसी प्रकार अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इंटर वगैरह में भी ऐसे ही अंक मिलेंगे। अब मान लीजिए कोई 10वीं पढ़ा है, वो मान लीजिए 70% भी नंबर उसके थे तब के जमाने में, इतने होंगे नहीं, 50-60 में लोग होंगे, 50-60 में तो 6 ही तो अंक हुए अगर 60% आपके थे। अब इसके अलावा कोई इंटर पढ़ा है, उसको इंटर के भी मिल गए, कोई ग्रेजुएशन पढ़ा है, उसके ग्रेजुएशन में भी मिल गए, तो उसके तो अंक भैया बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है उसका हो जाएगा। लेकिन ये कब होंगी, प्रथम जो वरीयता है वो आपको सहायिका मिनी बहनों को मिलने वाली है। उनके अलावा फिर आएगा विधवा बहनें, तलाकशुदा बहनें, उनको प्रथम दृष्टिया दिया जाएगा। वो ये तो जो मैटर है ये बाद वाले लोगों के लिए जो है तमाम लोग ऐसे सिंपल तरीके से फॉर्म भरेंगे, ना विधवा है, ना जो तलाकशुदा, ना सहायिका है, ना मिनी है। आगे आपको बता दें, इसमें देखिए समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। और अगर मान लीजिए किसी का अंक बराबर बराबर आता है टोटल जोड़ने पर, तो ऐसी स्थिति में जिसकी उम्र ज्यादा होगी तो उम्र के हिसाब से उसको वरीयता दी जाएगी, उसका हो जाएगा, बाकी वालों का नहीं होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान होते हैं तो शैक्षणिक जो है योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। क्या है, तो यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के यदि अंक व आयु भी जो अगर समान हो जाते हैं, क्या चीज, दोनों चीजें, मान लीजिए अंक भी समान है, उनकी उम्र भी समान है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अधिक शैक्षणिक योग्यता जो ज्यादा पढ़ा होगा तो वो बताया जा रहा उनको जो है वरीयता दी जाएगी। इनके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र की जो कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, इनकी नियुक्ति में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों तथा वार्षिक रूप से जो कमजोर वर्गों हेतु समय समय पर शासनादेश जो जारी किए गए आरक्षण के संबंध में उनको उनमें लागू किया जाएगा। और जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती और सहायिका के चयन के संबंध में पूर्व में कई बार चयन की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है। उनमें से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के आरक्षित पद हेतु अधिकतम 2 बार विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी। यदि आरक्षित वर्ग के संबंधित पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो संबंधित ग्राम सभा, न्याय पंचायत क्षेत्र में पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद भी यदि अभ्यर्थी वगैरह नहीं मिलते हैं तो पूरी परियोजना में आरक्षण की स्थिति का पुनः आकलन कर लिया जाए। इस केंद्र को अनारक्षित करते हुए आवश्यकता हो कि जो है किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षण की श्रेणी में ले लिया जाए जिसमें आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थी उपलब्ध हो। यदि परियोजना स्तर पर कोई कार्रवाई किए जाने के उपरांत भी आरक्षित वर्ग वगैरह लिखा हुआ अभ्यर्थी नहीं मिलते तो जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आरक्षण का जो आकलन है वो कर लिया जाए और एक परियोजना में अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने के कारण उसकी प्रतिपूर्ति दूसरी परियोजना में रिक्त पदों पर आरक्षण करते हुए पूर्ण कर ली जाए। इन दोनों परिस्थितियों में जिलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक एवं अनिवार्य होगा। तो आप सबने आज बहुत कुछ जाना और सीखा भी है कि कैसे कैसे भर्तियां हो रही है और किसको आरक्षण मिलेगा। और सबसे जरूरी है वरीयता, वरीयता वालों को पहले मिलेगा, उसके बाद वाले बाकी के लोग हैं। तो आगे देखिए नियुक्ति क्या है। चयन समिति द्वारा संस्तुति की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति ऐसे होगी, जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की नियुक्ति प्राधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी वगैरह होंगे, तो डीपीओ महोदय होंगे। इसके अलावा तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थान, मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य है। तो आप लोगों का जो वो होगा तैनाती आदेश वगैरह, अर्थात एक ग्राम सभा वार्ड में कई केंद्र सज्जित होंगे तो केंद्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के रूप में वरीयता क्रम में भी रखा जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए एक वहां ज्यादा जनसंख्या है, वहां पर 2-3 आंगनबाड़ी बहनों की जरूरत पड़ रही है अगर, तो ऐसे में फर्स्ट सेकंड भी वहां पर नाम दे दिए जाएंगे। फलागाम में फर्स्ट केंद्र, सेकंड केंद्र, ऐसे तमाम बहनें होती हैं, आप सबको पता है। समायोजन देखिए कैसे होगा। यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की शादी के पश्चात उसकी ससुराल के ग्राम सभा, न्याय पंचायत, वार्ड, शहरी क्षेत्र में अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका का पद रिक्त है तो उसे भी उक्त के सापेक्ष जो है समायोजित किया जाएगा। यदि कोई 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती हो तो इस संबंध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त जो है करके जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित करने के पर विचार किया जाएगा। तो अगर कोई बहन बदली करवाती हो, अगर आपको पता है कि दोनों जगह जहां से आपको जाना है और जहां से आपको आना है, दोनों जगह अगर 2 लोग
हैं आने जाने के लिए, तो आप अपना जिलाधिकारी के पास जाना और ज्ञापन ज्ञापन देना, तब भी हो जाएगा। और वैसे भी आप भर्ती में इसमें अप्लाई जरूर करना, जो भी होगा देखा जाएगा। समायोजन के बारे में भी इसमें जिक्र है। उक्त स्थिति में यदि सुनिश्चित कर लिया जाए किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित ना हो, एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि एक ही केंद्र है, वहां पर आंगनबाड़ी के घर से 2-2 लोग उसमें लगा दी गई, ये भी जो है नहीं किया जाएगा। सेवा समाप्ति कैसे होगी? यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका लाभ के पद पर, जैसे ग्राम प्रधान या उप प्रधान या ग्राम सभा सदस्य या क्षेत्र समिति सदस्य या जिला पंचायत सदस्य या नगर पालिका सदस्य या सभासद या पार्षद तथा मेयर आदि पर निर्वाचित हो जाती है, तो उसकी युक्त जो है यहां पर मानदेय सेवा निर्धारित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से नोटिस दिए जाने की बाध्यता आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बोला गया अगर आप मान लीजिए ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ती हैं और आप जीत जाती हैं तो आपकी नौकरी छूट जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। मानदेय सेवाएं रोक दी जाएंगी। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती हैं या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती हैं या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती हैं, तो ऐसी स्थितियों में मानदेय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी। तो अब भैया एक बात और बता दें, यदि जहां पर आपका चयन हुआ था और आपने मान लीजिए वहां से छोड़ करके कहीं और जगह आप रहने लग गई हो, तो ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आई, अगर पता चला विभाग को, तो आपकी मानदेय सेवाएं रोक दी जाएंगी। ये भी इसमें साफ साफ लिख दिया गया लेटर में। इसके अलावा लिखा है उपरोक्त प्रस्तर वगैरह 4, 5, 6 ऐसे करके ये सब चयन वगैरह का पूर्ण दायित्व वगैरह जिलाधिकारी का कराया जा रहा है। आगे बताते, तीसरा पॉइंट है निदेशक वगैरह बाल विकास सेवा पुष्टाहार द्वारा लखनऊ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती इनके चयन के लिए जनपदवार रिक्तियों की जो सूचना है जनपद को प्रेषित की जाएगी। तो अभी इनका कहना है निदेशक महोदय का कि बहुत जल्द जो है इन पदों पर जो भर्तियां हैं, जिन जिन जिलों वार कौन कौन जिलों में कितने कितने पद कहां कहां रिक्त है, उसकी सूचना बहुत जल्द जो है आप लोगों को प्रेषित की जाएगी। और जब वहां आएगी तो हमारे तक आएगी और हम आप तक लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाना आप लोग। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, चयन की जो कार्रवाई है जनपद स्तर से वगैरह प्रारंभ की जाएगी, उसे निरस्त वगैरह भी कर दिया जाए। ऐसे देखो इन चीजों को लिखा गया है कि कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात यदि पूर्व में कोई चयन की कार्रवाई जनपद में प्रारंभ की गई हो तो उसे निरस्त कर दिया जाए। और समस्त जिलाधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी नियंत्रण में उक्त कार्रवाई को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ संपादित करें। तो यह सब इसमें बोल दिया गया। जल्द से आप लोगों की भर्तियां आने वाली हैं। इस राधा चौहान अपर मुख्य सचिव, इनका यह आदेश जारी हो गया। और साथ ही साथ ये रहा आपका प्रारूप। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कराया जा रहा है। तो आप लोगों को एक और कंफ्यूजन दूर हो गई कि जो यहां पर आवेदन होंगे वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, यानी ऑफलाइन नहीं होंगे। ऑनलाइन आप लोगों को आवेदन करना होगा। आवेदिका नवीनतम जो है यहां पर देखो फोटो चस्पा करें, हस्ताक्षर करें, ये सब चीजें ऐसे आएगा आप लोगों का फॉर्म। और ये इसको लेकर के एक सॉफ्टवेयर भी बनवाया जा रहा है, क्योंकि मैटर ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप लोगों को ज्ञापन ये सब जो है आवेदन लिए जाएंगे। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर बनवा रहा है विभाग और जल्दी आप लोगों के आवेदन भी लिए जाएंगे। जैसे सॉफ्टवेयर रेडी होगा वैसे जिलोवार सूची जारी होगी और आवेदन वगैरह लेना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जब भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे तो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल आपको आवेदन कब से हो रहे हैं ये भी आपको बता देगा। संपूर्ण जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। बाल विकास परियोजनाधिकारी देखो इसे सबके सब करके भेज दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी और सहायिका के पदों के लिए ये देखो यहां पर ऐसे प्रारूप रहेगा। रिक्ति केंद्र का नाम, ग्राम सभा वार्ड का नाम, वार्ड नंबर, आवेदिका का नाम, विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्तता है, कौन सी स्थिति में वो सब भरना है। पति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आवेदिका का मोबाइल नंबर, श्रेणी कौन सी है यानी कौन सी जाति की है, और विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्तता है, प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पद नाम। अगर आपके पास प्रमाण पत्र विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्तता का तो आप लोगों को इसमें लगाना है, उसकी तारीख भरनी है। विकलांग अगर हो तो तब भी आप लोगों को अपना विकलांग वाला सर्टिफिकेट लगाना है। यदि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत है तो उसका विवरण जो है भरना है। योगदान का दिनांक कब से है। और साफ शब्दों में बता दूं, सहायिका बहन आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना और आपको जरूर जो है इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि आप आंगनबाड़ी बहन बन सकती हो। आपकी लंबी मेहनत जो है एक बार एक पायदान आगे आ सकती है। आवेदिका सहायिका के पद पर अगर कार्यरत हो तो आप लोगों के लिए भी कॉलम बना है। केंद्र का नाम देखो ये सब भरना है, कहां कहां पर आप जो सहायिका के पद पर हो ये सब आपको भरना है। स्थायी पता, मकान नंबर ये सब आपको भर देना है। विनिवास प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम क्या है, जाति प्रमाण पत्र का पदनाम वगैरह सब भरा जाएगा। डेट वेट सब भरी जाएगी। तो आय जात निवास तीनों सहायिका बहनों आप बनवा लीजिए, मिनी बहनों आप भी बनवा लीजिए, और बाकी के भाई बहन जो भर्ती का इंतजार करे वो भी बनवा लो। और बाकी जो विधवा बहनें, तलाकशुदा बहनें अगर नई भर्ती में आप आवेदन करना चाहती हो, इंतजार कर रही हो उत्तर प्रदेश में भर्तियों का, तो आप भी बनवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र में भी सब ये देखो वार्षिक आय परिवार में जो हमने बता दी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी है वो लगेगी। उसके अलावा आपके शहरी क्षेत्रों की भी हमने बता दी। जन्म तिथि देख लीजिएगा, शब्दों में और अंकों में सब में भरनी है। आधार
नंबर भी आपको डालना होगा, दिनांक 1 जनवरी 2021 को आवेदिका की आयु जो है कितनी हो चुकी है वो। तो आप लोगों की जो आयु सीमा जो काउंट की जाएगी वो कब से होगी, 1 जनवरी 2021 से। तो 1 जनवरी 2021 से यदि कोई 21 साल वगैरह का हो गया है तो आप उसमें आवेदन कर पाएगा, और 45 साल से जो है ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये भी चीजें हैं। आगे आप देखिए, आयु सीमा 50 साल से ज्यादा ना हो, 1 जो है जनवरी 2021 तक। अगर आप 50 साल से कम हैं तो आप जो है सहायिका बहनें और मिनी बहनें अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप 1 जनवरी 2021 से जो है यहां पर 45 साल से कम है तो बाकी के लोग आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल का सहायिका बहनों को छूट है। आगे देखिए, शैक्षणिक योग्यता का विवरण भी देखिए, इसमें देखिए विद्यालय का नाम भरना होगा आप लोगों को। कक्षा 5 अगर आप पढ़िए तो 5 वाले कॉलम में ऐसे भर्ती चले जाएंगे, जिसमें विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण का वर्ष, किस साल आपने परीक्षा 5वीं पास किया, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना, अंक कितने आए, उसका मतलब प्राप्तांक, श्रेणी, ग्रेड वगैरह, सीजीपीए, प्राप्तांक परसेंट, प्रतिशत में कितना आपका जो है परसेंट आया वो, और साथ ही कक्षा 8 का, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, स्नातक का, सभी जो भी जितना जो पढ़ा होगा वो अपना उसमें भरेगा। घोषणा वगैरह में भी देख लीजिएगा। मैं जो है एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने उक्त पद में संबंधित प्रकाशित विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, चयन से संबंधित सभी शर्तें मुझे मान्य है, आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाएं आवेदन पत्र के जो साथ संलग्न कर दी गई हैं, और इसमें भविष्य में यदि कोई तथ्य फर्जी या सत्य पाए जाते हैं या छिपाया गया है तो आवेदिका का अभ्यर्थन निरुस्त कर दिया जाएगा, और समुचित जो है वैधानिक कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी। ऐसा करके इसमें नोट भी दे दिया गया है। तो हम आपको एक बात और बता दें, अगर आप फॉर्म ऑनलाइन जब करवाएंगे, जब से ऑनलाइन होंगे, तो आप लोगों को ध्यान देना है, कक्षा 5, 8, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, जितना ज्यादा आप पढ़ी है वो सब भरना। मान लीजिए 5वीं से लेकर के आप स्नातक तक अगर आप पढ़ी है तो आप सब पूरा कॉलम भरना, सभी में भरना, स्नातक तक पूरा भरना, क्योंकि तभी तो वहां पर जाएगा कि आप अधिकतम कितना पढ़ी है, तभी आपको उसमें अंकों में कुछ अंक भी मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि हम तो सहायिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 5वीं ही मांगा गया तो 5वीं भर देते हैं, बाकी आप पढ़ी है इंटर तक और उस वाला भरा ही नहीं, तो आपको फिर आगे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप जितना ज्यादा पढ़ी है सभी चीजों को आप भरना, जितना पढ़ी है, कक्षा 5 से लेकर के स्नातक तक अगर जो भी पढ़ी है, जितना सब भरना, छोड़ना मत कॉलमों को। इनके अलावा भविष्य में आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और एक बात और बता दें, 53,000 भर्तियां आने वाली हैं इन मेट्रो को लेकर के, हमने पूर्व में आपको बता रखा है, और इसीलिए हमने आप लोगों को उससे जुड़ा हुई जानकारी नहीं बताई। जल्दी आप लोगों के लिए भर्ती आ जाएंगी, जनपदवार जो रिक्तियों खाली है वो भी आ जाएंगे, और इन चीजों को लेकर के आने वाले समय में फिर आपको हम नोटिफिकेशन लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन जानकारी भी आप लोगों को हमने बहुत ही ज्यादा काम की दी है, और पूरी की पूरी दी है, किसको वरीयता मिलेगी और किसका हक है जो अपना वाकई में हक पाए। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं पैसे देने वाले पैसे देकर के नौकरी पा जाते हैं, लेकिन गरीब लोग बेचारे रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बहनों तक, आम जनता तक, सब तक पहुंचाओ, सबको पता चले भर्तियों में वरीयता किसको मिलनी है और किसको क्या आरक्षण मिलना है, विधवा तलाक